हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल। ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपांशु जैन। मैं आज इकोनॉमिक सर्वे का 4th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं। होप आपको 3 यूनिट जो पिछली पढ़ाई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको डेटा सारा याद करना है अच्छे से, ठीक है। मैं इसमें साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स भी हैं वो भी कंप्लीट करता जा रहा हूँ, ठीक है। उनको भी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको यूट्यूब पे सर्च करनी है या जहाँ से भी आप करंट अफेयर फॉलो करने हैं वो आपको पढ़ना है। तो आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4th यूनिट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूनिट है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो इसमें जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक व्यू है आपका, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इंडेक्स से कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इंडस्ट्रियल ओवरव्यू के बारे में पढ़ना है हमें एक, तो ठीक है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर राजस्थान में कौन कौन सा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन निकालता है। चलिए बताइए कौन निकालता है, आईआईपी। मैं आपको बाद में अंदर जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कौन निकालता है। फिर एमएसएमईज के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है, सेंट्रल द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई थी, उसमें पढ़ेंगे कि क्या है। ये आरएएस 2021 में आ चुका है क्वेश्चन, और यूपीएससी 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और फिर एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या एक्चुअली में ये है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जो हम लेंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल ओवरव्यू। तो जनरली हमारे राजस्थान में क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ का जो बेस है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरी जो जीडीपी है उसका लगभग 28%, ठीक है। राजस्थान की जो जीएसडीपी है, ठीक है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, उसका लगभग 28% हमारा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल जीडीपी से आता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चंक है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है इसमें हम माइनिंग भी ले लेते हैं, एग्रीकल्चर को भी, सॉरी एग्रीकल्चर नहीं, माइनिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसके अलावा लाइट प्रोडक्शन जो है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी और भी चीज़ें जो हैं, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया हमारे, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया। ऑटोमोबाइल के दो बड़े बड़े सेंटर कौन से हैं यहाँ पे राजस्थान में, तो नीमराना, भिवाड़ी, ठीक है। लेदर जो है, और जो दूसरे ब्यूटीफुल स्टोन या फिर डायमेंशनल जो स्टोन होते हैं, ठीक है, उनका भी काम है। जैसे मान लो कोटा का कोटा स्टोन हो गया, या फिर अजमेर का पत्थर हो गया, या फिर अपने मकराना का पत्थर हो गया, या फिर भरतपुर में जो मिलता है पिंक स्टोन, जो कि राम मंदिर में भी लग रहा है, ठीक है। तो ये जो सब हैं ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल हमारे किस में आते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस टॉपिक से लगभग आपको 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे राजस्थान में 2 बॉडी हैं, ठीक है, जो 2 इंस्टीट्यूट हैं जो हमने एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इनका नाम, और अभी कौन इनके करंट में चेयरमैन हैं वो भी देख लेते हैं, ताकि आपको ये अगर पेपर में आए तो सीधा सीधा हम बता सके, ठीक है। पहली है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, REPC, ठीक है। इसका एक्चुअली में इसका जो ऑब्जेक्टिव है या इसका काम है वो क्या है कि राजस्थान में जितनी भी एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनकी क्या करवाना, ट्रेनिंग करवाना टाइम टू टाइम, कि जैसे कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है या फिर कोई प्रोसीजर है, ठीक है, एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसमें कोई चेंज किया तो उससे रिलेटेड इनकी ट्रेनिंग करवाने का काम, उससे रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर्स को जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उन सब को सॉल्व करने का काम किसके पास है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास है, ठीक है। इसके अभी करंट में जो चेयरमैन है वो हमारे कौन है, अरोड़ा साहब, राजीव जी अरोड़ा, ठीक है। कौन है, राजीव जी अरोड़ा। 22 चेयरमैन कौन है, महावीर प्रताप शर्मा, ठीक है। अब हमारे कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क हैं, वो ये तीनों आपको याद करने हैं। ये कभी भी पूछे जा सकते हैं कि भाई किन किन स्थान पे, किस स्थान पे एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों आपको नाम दे देंगे सीधा सीधा, कि सीतापुरा, नीमराना और बोरनाड़ा, ठीक है। ये आपको नाम दे देंगे, उसके साथ 4 ऑप्शन में और दूसरे, और इनमें से एक एक डाल देंगे, ठीक है, कोई भी। तो आपको ये याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट के साथ याद रखना है। हो सकता है कि सीतापुरा नाम दे दें, हो सकता है कि जयपुर नाम दे दें, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, सीतापुरा जयपुर में है, बोरानाड़ा जोधपुर में है, और तीसरा नीमराना अलवर में है, ठीक है। आगे तो ये आपको याद रखनी है दोनों चीज़ें,
ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लेते हैं, अब थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ की मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक प्रीव्यू देख लेते हैं। वैसे तो हालांकि जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया तो ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ना, वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पर बट रिवाइज हो जाएगा, इसलिए हम अभी दोबारा कर रहे हैं। तो कांस्टेंट प्राइसेस पे 2022-23 में, ठीक है, जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर उसकी जीडीपी कितनी थी, 2,04,000 करोड़, 2.4 लाख या फिर 2,04,000 करोड़ बोल सकते हो, या फिर 2.04 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। करंट प्राइसेस पे कितनी थी, 3.58 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 3.58 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। आपको CAGR अभी याद ना रखो तो भी चलेगा, क्योंकि ये जनरली पूछते नहीं है कि भाई कंपाउंड 10 साल में हर साल की जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, ये जनरली पूछा नहीं जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है कि 2022-23 में, ठीक है, जो कांस्टेंट प्राइसेस पे जो ग्रोथ देखने को मिली है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, वो कितनी मिली है, 6.32 देखने को मिली है। कितनी मिली है, 6.32 देखने को मिली है। उसके अलावा हमारा ये मैंने आपको जीडीपी बता दी, यहाँ पे ये जीएसडीपी थी, आपकी जीएसडीपी का डेटा है ये, ठीक है। जीएसडीपी में भी कौन सा सेक्टर है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा है, ठीक है। अब हम जीएसबीए की बात कर लेते हैं कि जीएसबीए में क्या है। तो और जीएसबीए में भी हम क्या देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो सब सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो सब सेक्टर हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखने को मिली है। तो जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या आएगा, तो माइनिंग आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, सब इसमें आ जाएंगे। स्टोन जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन में ही आ जाता है, स्टोन वाला भी, ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे। अब इसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिली है, तो हमें 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। ये 27.31%, इसको आप 27.5 भी बोल सकते हैं, 28 भी बोल सकते हैं, ठीक है, या 27 भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अराउंड जीएसबीए में जो हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड है स्टेट का, ठीक है, उसमें कितना परसेंट पार्ट किसका है, इंडस्ट्री का है। तो अराउंड 27% पार्ट किसका है, इंडस्ट्री का है, ठीक है। 0.31 आप छोड़ भी सकते हैं, बस 27% याद रख लीजिए, उसी से आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ये जो डायग्राम है ये आपको देखना है एक बार, तो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिल रहा है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा किसका मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन का मिल रहा है, जो कि है 32.76 या फिर 32% भी, इसको याद रख सकते हैं। तीसरा हमें देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। तो जितनी भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं सब इसमें आ गई, ठीक है। कितना मिल रहा है, 13.38% मिल रहा है। उसके बाद माइनिंग का लास्ट में है, जो कितना है, 12.60% है, ठीक है। तो आपको ये चारों याद रखने, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा भाई कि इनको क्रम से जमाइए। जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जीएसबीए का, उसको क्रम से जमाइए, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये हमने बताई दिया कि भाई 6.32% से इंक्रीज हुआ है कांस्टेंट प्राइसेस पे, ठीक है। और दूसरे हर सेक्टर का भी लिखा हुआ है, लेकिन वो इतना काम का नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ आपकी कोर इंडस्ट्री नहीं, जब इंडेक्स कुछ क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को लेके, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हर साल कुछ इंडस्ट्रीज़ को लेके हम क्या करते हैं, हर साल एक इंडिकेटर निकालते हैं, ठीक है। हर साल इंडिकेटर निकालते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का। उसमें क्या बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना चेंज होने वाला है शॉर्ट टर्म में, मतलब मंथली कितना चेंज होगा, ईयरली कितना चेंज होगा, तो उस हिसाब से हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। और ये निकालता कौन है, सबसे पहले तो ये मंथली बेसिस कंपाइल की जाती है, किसमें, मंथली बेसिस कंपाइल की जाती है। करता कौन है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले क्या बोलते थे, सीएसओ बोलते थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 2021 में नाम चेंज करके क्या कर दिया, एनएसओ कर दिया है, ठीक है। अब आईआईपी है आपका, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसका बेस क्या है, तो 2011 वाले हम इसका बेस लेके चलते हैं, ठीक है। अब आगे के जितने भी ये डेटा हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं अगला। अब एमएसएमई पे आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रीव्यू था किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं एमएसएमई पे। एमएसएमई में क्या है कि 2020 में जो आपकी सेंट्रल में जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, ठीक है,
उसने क्या किया है कि कुछ डेफिनेशन दिए हैं कि कैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनको हम क्लासीफाई करेंगे दो चीज़ों के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? दो चीज़ों के बेसिस पे। एक तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना आएगा मशीनरी के लिए प्लांट में, और दूसरा उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वाला है ना, यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2023 के प्रीलिम्स में। 2023 के प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन था। सीधा सीधा उन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया था कि भाई जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनका 40 करोड़ क्या होता है, उनका 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, उनका 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो वो सही था, क्योंकि मैक्सिमम कितना आ सकता है, 50 करोड़ तक का आ सकता है, तो मतलब 40 करोड़ भी आएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए क्या करना है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना, 1 करोड़ रुपए, वहीं उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए। मतलब ये आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 5 गुना कर देना है, उसका 5 गुना कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम टर्नओवर में। सेम स्मॉल एंटरप्राइजेज में देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए, 10 करोड़ रुपए आना चाहिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 10 करोड़ रुपए का होना चाहिए। वहीं ठीक है, उसका मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो जाएगा, 50 करोड़ रुपए। मीडियम एंटरप्राइजेज में देखेंगे तो 50 करोड़ रुपए क्या आना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 250 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, तो ये एमएसएमई की डेफिनेशन है, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ एमएसएमई की बॉडीज़ हैं, कुछ पोर्टल्स हैं, ठीक है, कुछ एक्ट पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उनको आप एक बार सुन लीजिए। ठीक है, सुनने मात्र से ही आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन जो आने वाला है इसमें से बहुत ही सिंपल सा पूछ लेंगे कि भाई लेटेस्ट एमएसएमई पॉलिसी कब आई है, तो उसका आंसर है 2022। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो डेट पूछ लेंगे, ठीक है, या इनकी डेफिनेशन में से कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो ये पूरा की पूरा है ये 5 नंबर में आरएएस के मेंस में, ठीक है, आरएएस 2021 के मेंस में पूछा गया है। आरएएस मेंस 2021 में 5 मार्क्स में ये पूछा गया है कि भाई एमएसएमई का क्लासिफिकेशन बताइए। ठीक है, तो एमएसएमई जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है एक, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि 1 जुलाई 2020 को क्या हुआ था। 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, राजस्थान सरकार ने एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है कि कोई भी आदमी जिसको रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत पहले परेशानी होती थी, वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, इस पे जाके, ठीक है, इस पोर्टल पे जाके सीधा अपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरी कर सकता है। ठीक है, उसे बार बार जो आपके ऑफिस हैं उनके चक्कर काटने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बाद में सिर्फ एक बार जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब राजस्थान में क्या हुआ था कि 2022 में, कब, 2022 में एमएसएमई की लेटेस्ट पॉलिसी आई थी, जिसकी लॉन्च डेट क्या थी, 17 सितंबर 2022। आपको ये लॉन्च डेट याद रखनी है, जो क्या है, 17 सितंबर 2022 है। ठीक है, 17 सितंबर 2022 है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करना, तो वही सब पॉजिटिव याद रखिए सारी चीज़। यदि ऑब्जेक्टिव पूछ ले प्रीलिम्स के पेपर में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जितनी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है या इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है या फिर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, तो वही इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रोविजन क्या थे, तो सबसे पहला जो प्रोविजन था वो था लैंड का, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इन स्मॉल इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए हमें क्या है, लैंड प्रोवाइड करानी है। दूसरा, एमएसएमई को क्लस्टर्ड बेस अप्रोच में क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो एमएसएमई बन गई है, ठीक है, उनकी जो मार्केटिंग है, उनके प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है, ठीक है, उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। ऑफकोर्स ही बात है, एक्सपोर्ट प्रमोट होगा तो जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कंट्री की एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ग्रो करेंगी। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न है किसके लिए, ऐसी औरतों के लिए। पहली बात तो औरतों को बढ़ावा देना है, ठीक है, और साथ में एससी एसटी और स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनको भी क्या करना है, वो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम्स हैं एमएसएमई सेक्टर की, वो आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी हैं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है, वही एमएसएमई हो गया ना, लघु उद्योग, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इज लघु उद्योग। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है, MLUPY। इसकी लॉन्च डेट क्या थी, 13 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च की गई। ठीक है, इसमें क्या था कि भाई जो नई एंटरप्राइजेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है या ट्रेड सेक्टर है, ऐसी लघु उद्योगों को, ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करेंगे, हम सेटअप करेंगे। ठीक है, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 10 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराएगी। जो लघु उद्योग हैं, जो स्मॉल, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, इन सबको लघु उद्योग की श्रेणी में रख दिया गया है।
ठीक है। इन सबको 10 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अब इसमें 10 करोड़ में क्या क्या होगा कि अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाएगी। जो लोन प्रोवाइड करा है ना, इसमें क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन ये आपको कैटेगरी याद रखनी है कि जब 25 लाख का लोन ले रहे हैं तो 8% की सब्सिडी मिलेगी। जब आप 5 करोड़ का लोन ले रहे हैं, ठीक है, आपको 6% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। वहीं यदि आप जब 10 करोड़ का लोन ले रहे हैं, कितने का, 10 करोड़ का लोन ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। ये तीनों आप याद रखना, 8, 6 और 5, ठीक है। 8, 6 और 5। 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी कितने पे है, आपके 25 लाख रुपए पे है। 6% की सब्सिडी आपके 5 करोड़ रुपए पे है और 5% की सब्सिडी आपके 10 करोड़ रुपए पे है, ठीक है। ये किस में दिया जाएगा, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब राजस्थान ने एक एक्ट लेके आए थे, एमएसएमई फैसिलिटेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट, ठीक है। ये कब आया था, जो एमएसएमई एक्ट था राजस्थान का, वो 17 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 17 जुलाई 2019 को। ताकि इस एक्ट में क्या किया गया था, जितने भी रेड टेपिज्म हैं या फिर जो भी दूसरे और इशू थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को लगाते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक सरदर्द बन जाता है। क्या बन जाता है, एक हेडक बन जाता है, सरदर्द बन जाता है। किसके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो उन सब जो प्रोसीजर्स हैं उनको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई किया गया इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें सिंप्लीफाई किया गया, तो हैसल फ्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई का एक क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, ठीक है। इसके लिए वही राज्य उद्योग मित्र जो पोर्टल है, इसी का नाम हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, यहाँ पे उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है। उस पोर्टल को इसी टाइम पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भाई आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ बस इंटेंट जमा कराना है इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली, जो भी नोडल एजेंसी है उसमें जाके, ठीक है। वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सर्टिफिकेट के बाद, ठीक है, आप अपनी जो एमएसएमई है उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जो एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट है उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगले 3 साल के लिए, इसी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगले 3 साल के लिए, ठीक है, आपको क्या होगा कि भाई जितने भी इंस्पेक्शन हैं या अप्रूवल्स हैं उनसे क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तब तक आप अपने सारे कागज वागज जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको जमा कर लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, ऑफिस में जमा करा दीजिए, जो मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का ऑफिस है उसमें जमा करा दीजिए। लेकिन ये 3 साल तक आपको क्या करना होगा कि फिर डिले नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप इंडस्ट्री, मान लो कि आपको पूरे लाइसेंस लेने में 3 साल लग रहे थे, जो वो 3 साल का टाइम है वो आप इंडस्ट्री स्टार्ट अभी से कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर द इशुएंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एमएसएमई एक्ट से क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। जो आपको पहले डिले हो रहा था वो डिले कम हो गया। डायरेक्ट पोर्टल पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं एमएसएमई के लिए, ठीक है। और ये लॉन्च कब की गई, आपको बस ये याद रखना है, 17 जुलाई 2019 को लॉन्च की गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये एमएसएमई का यहाँ पे थोड़ा सा काम हो गया है। आगे एक्सपोर्ट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड द एक्सपोर्ट एज द वन ऑफ द थ्रस्ट एरिया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया माना है हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सा माना है, एक्सपोर्ट को ही माना है कि भाई अगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तो इजीली हमारे राजस्थान का क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब हम राजस्थान से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस किस चीज़ का करते हैं, ये डेटा है, ये आपको क्या करना है, बाय हार्ट याद करना है। ये सीधा सीधा इंडिया के रेस्पेक्ट में भी याद करना है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या एक्सपोर्ट होता है और राजस्थान में क्या एक्सपोर्ट होता है। पहले मैं राजस्थान का बता देता हूँ, फिर मैं आपको इंडिया का भी बताऊंगा, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो इंजीनियरिंग गुड्स को किया जाता है, उसके बाद टेक्सटाइल को, मेटल को और हैंडीक्राफ्ट को। 4 याद कर लीजिए, उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 या 4 आप याद कर लीजिए, जैसा आपको याद हो जाता है। तो मिनिमम 3 तो याद करने की, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो जिस चीज़ का किया जाता है वो है इंजीनियरिंग गुड्स, देन आफ्टर दैट टेक्सटाइल, देन मेटल, देन हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। तो ETMH याद कर लीजिए, ETMH, ठीक है। ETMH इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, ठीक है, मेटल और हैंडीक्राफ्ट। इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, मेटल और हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। ETMH आपको याद हो जाएगा यहाँ से। तो ये राजस्थान के एक्सपोर्ट हैं, ठीक है। ये जो टॉप 5 आइटम्स हैं जो केमिकल तक मिला के अराउंड कितना 60% ऑफ राजस्थान का जो हमारा स्टेट का जो एक्सपोर्ट है उसका 60% यही 5 आइटम मिलके बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इंडिया का बता देता हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कौन? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है पहले नंबर पे पेट्रोलियम
प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम दोनों आ गए, जो फिनिश पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो दोनों आ चुके हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे है इंजीनियरिंग गुड्स, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा था, ठीक है। इंजीनियरिंग गुड्स, ये मैं आपको 2023 का डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। 2023 का फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का डेटा है, F/2000, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का डेटा है, ठीक है। इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा है वो है ज्वेलरी, ठीक है। क्या है? ज्वेलरी। हमारे यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ज्वेलरी है ही नहीं अपने, ज्वेलरी है तो बहुत एंड मतलब 6th नंबर पे जाके है ज्वेलरी, ठीक है। और 4th नंबर पे है जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यही 4 आपको याद रखने हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, 4 याद कर लीजिए बस, बहुत है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स में है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये याद हो जाएगा आपको, ये दोनों आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि इस साल इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब कुछ एक्सपोर्ट इनिशिएटिव देख लेते हैं कि भाई एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं। अभी लेटेस्ट जो स्कीम आपके इकोनॉमिक सर्वे में थी वो देख लेते हैं। सबसे पहली है मिशन निर्यातक बनो, ठीक है। निर्यातक बनो, निर्यातक मतलब वही कि मिशन एक्सपोर्टर की कौन, किसको सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्टर बना सकते हैं, किसमें पोटेंशियल है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए इस स्कीम को लेके आया गया 29 जुलाई 2021 को। कब लाया गया? 29 जुलाई 2021 को, ठीक है। इसमें क्या होगा कि भाई हम गवर्नमेंट का कुछ मिशन मोड में क्या है कि कुछ टारगेट बनाएंगे कि इतने लोगों को हमें क्या करना है, एक्सपोर्टर, क्या करना है, एक्सपोर्टर बनाना है। इसके लिए हम उसमें इंडस्ट्रियल यूनिट क्या करेंगे भाई, अलोकेट करेंगे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आइटम्स की पहचान करेंगे, या फिर देखेंगे कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट्स में से किस आइटम को इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये आगे चल के ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली एक स्कीम है, ठीक है। वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका जो इसको 2 फेज में लॉन्च किया गया था। इसका जो दूसरा फेज है, ठीक है, पहला फेज तो 2021 में ही लॉन्च हो गया था, जो दूसरा फेज है वो अभी 5 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ है। और किसने लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर लॉन्च हुआ है? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, जिसमें जो अरोड़ा जी हैं हमारे, वो क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। मैंने आपको ये पहले ही सबसे पहले जो बताया था इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, बेसिक जो प्रीव्यू दिया था, उसमें आपको राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बताया, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान एक्सपोर्ट अवार्ड स्कीम, ठीक है। इसमें क्या है, राजस्थान एक्सपोर्ट अवार्ड में ये है कि भाई जो आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने क्या किया कि 32 कैटेगरी में, वो 15 कैटेगरी में 32 अवार्ड दिए हैं। आप 32 अवार्ड निकाले हैं कि लोगों को ये अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। प्लस एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा। अब ये अवार्ड देने का मकसद क्या है? तो अवार्ड देने का मकसद ये है कि ताकि लोगों में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग हो कि हम भी क्या करें, इस अवार्ड को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, ठीक है। तो जो एक्सीलेंट एक्सपोर्टर होंगे उन्हीं को क्या दिया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये कभी स्टार्ट की गई थी? 2019 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। 2019 में स्टार्ट की गई थी, 2019 में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम है जो 2012-13 में चल रही है ये दोनों स्कीम। अब ये 2012-13 की स्कीम क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो हम ये 2012-13 की स्कीम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उस समय भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? श्रीमान अशोक गहलोत साहब थे, ठीक है। तो वो अपने टाइम की स्कीम्स को क्या कर रहे हैं, वापस लेके आ रहे हैं। इसी तरह से जब मान लो कि जो वसुंधरा राजे हैं वो अपने टाइम की स्कीम को जब वो आएंगी, या फिर कोई भी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो बीजेपी की स्कीम्स को प्रमोट करेगी। तो उन्होंने जब 2012 में जो स्कीम लॉन्च की थी, ठीक है, उन्हीं स्कीम को वो क्या कर रहे हैं, अभी दोबारा लेके आ रहे हैं। इसमें क्या है कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 2012 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका एम क्या है कि भाई जो एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टेट के, उनको एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो अवेयरनेस इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रोवाइड कराना, ताकि वो क्या बन सकें, ठीक है, वो एक बेहतर एक्सपोर्टर बन सकें, ठीक है। उनको जो एक होता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि कैसे एक्सपोर्ट करना है चीज़ों को, ठीक है। तो उस जो एक हर्डल है, ठीक है, उस हर्डल को क्या करना है, दूर करना है। किसके बेसिस पे? अवेयरनेस फैला के, ठीक है। क्या फैला के? अवेयरनेस देके लोगों को अबाउट द एक्सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो यही आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन स्कीम थी जो 2012 में लॉन्च हुई थी। अब एक स्कीम थी जो 2012-13 में लॉन्च हुई थी, ठीक है।
इस स्कीम का नाम क्या है? असिस्टेंस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड फेयर्स। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय जो फॉरेन ट्रेड फेयर्स जो लगते हैं, ठीक है, जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर्स लगते हैं, उन ट्रेड फेयर्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, जो एक्सपोर्टर हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या है कि कुछ ना कुछ क्या दिया जाएगा, असिस्टेंस दिया जाएगा। जैसे भाई मान लो कि उनको एयर फेयर दे दिया, या फिर वहाँ पे जो आपकी शॉप लग रही है या फिर जो प्रदर्शनी में आप जा रहे हैं उसमें मान लो कुछ खर्चा आ रहा है, तो उसका कुछ प्रतिशत पार्ट राजस्थान गवर्नमेंट वहन करेगी। अब इसको बढ़ा के कब तक कर दिया गया है? मार्च 2025 तक कर दिया गया है, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वही राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होगी, ठीक है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि 1 लाख रुपए तक क्या दिया जाएगा आपको? 1 लाख रुपए तक असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। यदि आप कहीं बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय मेले में, ठीक है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मेले में क्या लेने जाते हैं? पार्ट लेने जाते हैं, ट्रेड फेयर में, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्ट लेने जाते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, या जितने पैसे लग रहे हैं उसका 50%, जो कि मैक्सिमम 1 लाख तक हो सकता है, मतलब, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, यदि एक 10 लाख रुपए का क्या है कि एक सेपरेट एलोकेशन भी होगा। यदि कोई डेलीगेशन भेज रहे हैं हम बाहर, राजस्थान गवर्नमेंट कोई डेलीगेशन भेज रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड फेयर में, तो उसके लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान भी इस स्कीम में है। अब एक स्कीम आती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, क्या होगा कि किसी एक प्रोडक्ट को, एक पोटेंशियल प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा? सेलेक्ट किया जाएगा कि हम इस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या बना सकते हैं? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं यदि उसका यहाँ से प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि वो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का बनता है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लेके आई गई, ठीक है। इसको इसके लिए क्या होगा? हर डिस्ट्रिक्ट पे एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसके जो हेड होंगे या फिर जो जिसके चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे जो क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आपके जितने भी जो प्लान हैं, जो प्रमोट करना है जिस भी आइटम को, उसके लिए वर्क करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को चुना गया है। जैसे अजमेर के लिए ग्रेनाइट मार्बल है, बारा के लिए सोयाबीन है। इसी तरह से आपको ये क्या करनी है कि लिस्ट एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है, बस पढ़ लेनी है। जनरली पूछेंगे तो नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल बात हो गई, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ हो गई। स्टिल, ठीक है, स्टिल यदि ये मैच में आ जाए, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में यदि ये आ जाए कि भाई इधर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे दिए और इधर प्रोडक्ट के नाम दे दिए, ऊपर लिख दिया कि भाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अनुसार, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से मैच करता है बेस्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। 1-2 डिस्ट्रिक्ट भी पता है तो आप इजीली क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने से क्या होता है कि आपको एक याद रह जाता है, एक दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रह जाती है कि हाँ भाई ये वाला वहाँ पे था, ठीक है। जैसे जयपुर है भाई, ब्लू पॉटरी है, जेम्स ज्वेलरी है, ये हमें पता है, ठीक है, ये ब्लू पॉटरी यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है, ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। चित्तौड़गढ़ में मार्बल और ग्रेनाइट आपको पता ही है, अजमेर में भी ग्रेनाइट मार्बल का आपका दिमाग में रहेगा। उसी तरह से एडिबल ऑयल, ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है आपका? भरतपुर में है, तो उसी से क्या याद हो जाएगा? एडिबल ऑयल या सरसों का तेल याद रह जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, एम्ब्रॉयडरी है, कोटा डोरिया, तो कोटा का कोटा डोरिया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। आज की क्लास अब यहीं तक पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।